मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। आप देखिए, ये जो सॉ कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं, ये मोदी जी का मुकाबला कर कैसे सकते हैं? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? जब से लेजिस्लेचर स्टार्ट हुआ 1913 से कलकत्ता में, 2021 में दिल्ली में आया, 47 में देश आजाद हुआ, 52 में चुनाव के बाद पहली सरकार बनी, जब से अब तक एक भी कोई नेता बता दो जो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बैक टू बैक और चौथी बार मुख्यमंत्री से सीधा प्रधानमंत्री, और वो भी बैक टू बैक तीसरी बार का प्रधानमंत्री। तो कि जहां से गुजरो धुआं उठा दो, जहां पे ठहरो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। वकील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में 32 लाख वोटों का अंतर रहा है। 27 लाख वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, जो कि वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उन्हें डाउटफुल वोटर कह के उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, और 5 लाख वोट फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद जोड़ दिए गए, जिनका किसी को पता ही नहीं है कि कैसे जोड़ेंगे, किस प्रकार जोड़ेंगे। मेरा सवाल प्रेम शुक्ला सर से है। बोल रहे थे कि हर जगह मोदी जीतते रहेंगे। अभी तमिलनाडु का चुनाव हुआ, वहाँ पे विपक्ष भी खत्म, सत्ता पक्ष भी खत्म, वहाँ नई पार्टी, नई नवेली पार्टी थी, उनकी सरकार बन गई, वहाँ मोदी जी का कमल नहीं खिला। बिहार में अगर आप लोगों 10,000 रुपये नहीं बांटे होते तो वहाँ जनसुराज की सरकार बन गई होती। तो सही पकड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में राजकुमार भाटी और मलुक नागर जी आमने सामने हैं। दोस्तों, मलुक नागर जी का कहना है कि मोदी जी का मुकाबला राहुल गांधी और सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कर ही नहीं सकती, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे आदमी है जो लगातार 3 बार सीएम और चौथी बार में डायरेक्ट पीएम, वो भी 3 बार कंटिन्यू रह चुके हैं, और इंडिया का गठबंधन आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती है, टूटती फूटती रहती है। तो इनका मुकाबला मोदी जी से कभी हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इसी बात का खंडन करते हुए राजकुमार भाटी ने कहा है कि आखिर जितने भी वोटर और जितने भी वोटरों का मार्जिन रहा है बंगाल इलेक्शन में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच, इन सभी वोटरों के नाम काटे गए हैं और इसी वजह से बीजेपी जीती हुई है। दोस्तों, राजकुमार भाटी ने एक और बात कहा, जब मलुक नागर जी ने कहा कि एक समय एक ऐसा आएगा जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार होगी। तो दोस्तों इसी बात का खंडन करते हुए उसने ये भी कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह भी कहा था कि अनैतिकता से लाएगी सरकार को हम छूना भी पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। रंगे हुए 2 मिनट के बाद बोलेंगे, क्योंकि आपका 2 मिनट का समय बोलने का मिस्टर नागर शुरू होता है अब। देखिए, ये जो सॉ कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं, ये मोदी जी का मुकाबला कर कैसे सकते हैं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? जब से लेजिस्लेचर स्टार्ट हुआ 1913 से कलकत्ता में, 2021 में दिल्ली में आया, 47 में देश आजाद हुआ, 52 में चुनाव के बाद पहली सरकार बनी, जब से अब तक एक भी कोई नेता बता दो जो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बैक टू बैक और चौथी बार मुख्यमंत्री से सीधा प्रधानमंत्री, और वो भी बैक टू बैक तीसरी बार का प्रधानमंत्री। तो वो आंधी, वो तूफान, इसमें सारे उड़ के साफ हो गए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। ये साफ मुकाबला कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत में। इसमें एक ही बात साथ में जुड़नी है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, लोग ये समझ चुके हैं जब वो आपस में इकट्ठी नहीं रह सकते और स्वार्थ में देश के चुनाव में आपस में लड़ते हैं, टकरते हैं, भिड़ते हैं, जूझते हैं और फट जाते हैं, और किसी भी प्रदेश के चुनाव में इकट्ठे होकर नहीं लड़ सकते, तो लोगों को लगता है जब ये अपने आप को ही नहीं संभालते तो देश को और प्रदेश को क्या संभालेंगे। तो ठीक है, समझ गया। इनकी मोदी जी से लड़ाई है ही नहीं, इनकी लड़ाई आपस में है, बिल्कुल क्लियर कट। और आज ममता जी जब सीधा उठा करके चुनाव हारने के बाद कहती है इस्तीफा नहीं दूंगी, क्यों भाई? पूरे पश्चिम बंगाल में मारकाट मचवाना चाहते हो, लड़ाई सही पकड़े हैं, करवाना चाहते हो, जो चुनाव में बड़ी मुश्किल हुआ है वो तुमने चुनाव के बाद करवा दिया। ऐसे में राहुल गांधी जी साथ खड़े हो जाते हैं, संविधान से सीधा छोड़ रहे हैं, चुनाव में एक किताब रखते हैं अपने हाथ में। तो इनको लोग कैसे बकस दें, कैसे ना चुनाव हरवाएं? तो जब ये आपस में ही लड़ते हैं तो वहां मोदी जी का मुकाबला है ही नहीं, ये आपस में ही लड़के चूर चूर हो रहे हैं, मोदी जी का मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते, ऐसा लगता है। जबरदस्त क्लोजिंग पारी बड़ी अच्छी तरह से खेली गई है। आपको भी फिनिशिंग टच देना है अपनी टीम को, जनता को कन्विंस करना है, जिसके बाद एक सवाल भी लेंगे और आपको मौका भी मिलेगा। राजकुमार भाटी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। पहले 4 पंक्ति शुक्ला जी के लिए कि जहां से गुजरो धुआं उठा दो, जहां पे ठहरो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। वकील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में 32 लाख वोटों का अंतर रहा है। 27 लाख वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, जो कि वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उन्हें डाउटफुल वोटर कह के उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। और 5 लाख वोट फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद जोड़ दिए गए, जिनका किसी को पता ही नहीं है कि कैसे जोड़े गए, किस प्रक्रिया से जोड़े गए। तो 32 लाख वोटों की धांधली हुई और 32 लाख वोट से ही पार्टी जीती है। यह संयोग है या प्रयोग है? पश्चिम बंगाल में जब यह पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, तो जज ने यह कहा था कि अगर किसी सीट पर कटे हुए वोटों के बराबर अंतर से या उससे कम अंतर से हार जीत हुई तो हम पुनर्विचार करेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, पूरी 50 सीट ऐसी हैं जो उससे कम अंतर से जीती गई हैं, जितने वोट काटे गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन पर पुनर्विचार करेगा? और अगर ईमानदारी से पुनर्विचार हुआ तो यह सरकार अवैध है। शुक्ला जी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट किया, उनकी आधी बात तो आपको याद रह गई कि उन्होंने एक दिन कहा था पूरे भारत में बीजेपी जीतेगी, लेकिन उनकी आधी बात आप भूल गए। उन्होंने यह भी कहा था कि अनैतिकता और बेशर्मी से प्राप्त की हुई सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना नहीं चाहूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वो तो चिमटे से भी नहीं छू रहे थे, आप तो होठों से छू रहे हो उस सत्ता को। जो आपका सवाल है अंजना जी, मोदी जी का मुकाबला तो हम बहुत अच्छे तरह कर सकते हैं, ज्ञानेश कुमार का मुकाबला हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेफरी है। हम खिलाड़ी को हरा सकते हैं, रेफरी को नहीं हरा सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, जबरदस्त। भाई क्लोजिंग, मतलब जो विपक्ष की लाइन है उस लाइन पे अगर आप बोले तो बहुत अच्छा बोला। एक सवाल मेरे मन में है, उसके बाद में 2 सवाल वहां से भी लूंगी कि क्या विपक्ष उन 50 सीटों की बात जिसका आपने मेंशन किया इसने नहीं उठा रहा है? क्योंकि 20 सीटें जिसमें मैक्सिमम डिलीशन किया गया, एक बार फिर से सुनिए मेरा सवाल, 20 सीटें जिसमें मैक्सिमम डिलीशन है, उसमें 13 सीटें तो टीएमसी जीत गई है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई है और 6 सीटें सिर्फ बीजेपी जीती है। तो अब विपक्ष को तो लड़ाई अंत तक लड़नी होगी ना, उस मामले को ले जाना होगा ना आगे। 20 सीटें जहां मैक्सिमम डिलीशन है, वहां 14 सीट तो वहां पर टीएमसी और कांग्रेस जीती है। इसका जवाब दूं? बिल्कुल। टीएमसी के पक्ष में की गई धांधली क्या धांधली नहीं है? आपको ये सवाल उठाना नहीं चाहिए कौन जीता कौन हारा। सवाल यह है कि धांधली हुई या नहीं हुई, गलत तरीके से वोट काटे गए कि नहीं काटे गए, गलत तरीके से वोट जोड़े गए कि नहीं जोड़े गए। सवाल तो यह है। कोर्ट में जाना होगा ना, उसके लिए कोर्ट में विपक्ष को लगातार लड़ाई लड़नी होगी। चलिए एक एक सवाल दोनों तरफ से लेंगे, आइए जल्दी आइए। मेरा सवाल ये है, विपक्ष हमेशा इलेक्शन कमीशन को दोष देता है। आप इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आप लीगल तरीके से आइए, हमारे से लड़िए, बहस कीजिए और हमें नोटिस दीजिए बकायदा। लेकिन आप लोग विपक्ष में कोई जाना नहीं चाहता लीगल नोटिस ले, क्योंकि उन्हें पता है अगर गलत साबित हो गए तो पार्टी से तो जाओगे, ऊपर से आपका जो बदनामी की वो अलग ही होगी। वो लीगल तरीके से आप लड़ो। आप हमेशा थोप देते हो जनता के ऊपर इलेक्शन कमीशन चोर है, इलेक्शन में वोट चोरी करा रहा है, एसआईआर नहीं होना चाहिए था। 2003 में भी हुआ एसआईआर, उसके बाद अब हुआ है। उसके बावजूद आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि इलेक्शन कमीशन गलत करा रहा है? हर जगह पे सरकार बन रही है। आधी मिनट दे दें, 10 सेकंड। सफेद वाले हिस्से से कोई मेरा सवाल प्रेम शुक्ला सर से है। बोल रहे थे कि हर जगह मोदी जीतते रहेंगे। अभी तमिलनाडु का चुनाव हुआ, वहाँ पे विपक्ष भी खत्म, सत्ता पक्ष भी खत्म, वहाँ नई पार्टी नई नवेली पार्टी थी, उनकी सरकार बन गई, वहाँ मोदी जी का कमल नहीं खिला। बिहार में अगर आप लोगों 10,000 रुपये नहीं बांटे होते तो वहाँ जनसुराज की सरकार बन गई होती, तो फिर जनसुराज की सरकार बन गई होती। अब आप नंबर 2 की पार्टी की नहीं बनेगी, नंबर 3 की वहाँ पे पैसे देकर जनता का वोट लिया गया है। जनसुराज ये बड़ी अच्छी बात कही आप। के समर्थक हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है भाई, देखो जिसके दिल में जो है सो है। इसीलिए हम कह रहे थे न्यूट्रल जो पहने हो ना बबुआ, वोट करने समय तुम जाओगे दाएं बाएं। बैठो, आपका भी सवाल लेंगे, आप लोग तय कर लीजिए, एक सवाल यहाँ से लेंगे आप। सर मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूँ, पर्सनली मेरा जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ है। मैं 18 साल अपने जीवन के वेस्ट बंगाल में रखा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 15 साल जो टीएमसी चला है वो मतलब अभी बीजेपी आने से पूरा बंगाल का सिचुएशन चेंज हो जाएगा, बीजेपी अचानक से हर चीज़ चेंज कर देगा, और टीएमसी 15 साल जो भी किया वो जनता को नहीं दिख रहा है, जनता उसको लेके अचानक से 15 साल का भूल के एक टाइम पे चेंज हो जाएगी? ऐसा आपको क्यों लगता है? बहुत लूज बॉल दिया आपने उनको। जवाब दे दूं? वो तो 10 चीजें गिना देंगे अभी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इसलिए चलिए आप छोटा सा जवाब दीजिए फिर आप। देखिए, जो अभी पूछा है कि पश्चिम बंगाल में ममता जी की पार्टी जो नहीं कर पाई बीजेपी वो करेगी, मेरा सीधा सा जवाब है इस बात का, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उनके तत्कालीन 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री कहते थे 2040 तक हम देश की इकोनॉमी को चौथे नंबर पर लाएंगे। हमने 2025 और 26 में ला दी। तो उसी तरह पश्चिम बंगाल में जो अब तक नहीं हुआ, ना कांग्रेस ने करा, ना लेफ्ट पार्टी ने करा, ना ममता जी ने करा, मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में करके दिखाएंगे आने वाले समय में। चलिए ठीक है, अब आप जवाब। झूठ पे झूठ बोल दीजिए। देश की इकोनॉमी तो 5वें नंबर से 6ठे नंबर पर चली गई है, ध्यान रखें। लेकिन भाई ने एक सवाल उठाया था कि आप क्यों नहीं जाते कोर्ट, क्यों नहीं जाते। हम चुनाव आयोग भी गए हैं, हम कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई है। लेकिन अगर आप कानून के, संविधान के और चुनाव आचार संहिता के थोड़े बहुत जानकार हैं तो केवल 3 सवालों के जवाब अपने मन से पूछें। क्या चुनाव के समय एसआईआर कराना ठीक है? क्या शांत समय में जब चुनाव दूर हो तब एसआईआर नहीं कराना चाहिए था? क्या जो डाउटफुल वोटर कह के 32 लाख लोगों को वंचित किया गया, क्या वो ठीक है? क्या चुनाव आयोग के भेजे हुए पर्यवेक्षक विपक्ष के प्रत्याशी के घर पे जाके धमका रहे थे, वीडियो मौजूद हैं, क्या ये पर्यवेक्षक का काम है?
क्या जिस तरह वहां टीएमसी के कार्यालयों पर तोड़फोड़ की जा रही है, आग लगाई जा रही है, मारा पीटा जा रहा है और वहां सांप्रदायिक बयान दिए जा रहे हैं, जो संभावित मुख्यमंत्री है खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहा है, क्या ये भारत के संविधान का खुला उल्लंघन नहीं है? क्या हम सबके सब चोर हैं साले। देश को लोकतांत्रिक रास्ते से हटा के तानाशाही के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? ठीक है, इन चलिए सवालों के जवाब बहुत बहुत धन्यवाद।